The topic of today video lecture is type of amalgamation. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर किया था। तो आज हम बात करेंगे कि अमलगमेशन कितने तरह का होता है, कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो अमलगमेशन है तो इसके अंदर क्या होता है कि दो कंपनीज मिल जाती हैं जिनका सिमिलर बिजनेस होता है और एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती हैं। मतलब एक नई कंपनी की फॉर्मेशन की जाती हैं दो बिजनेस को मर्ज करने के लिए, दो कंपनीज को मर्ज करने के लिए, तो उसे हम अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन की जो बेसिक टाइप हो सकती हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो दो पार्ट में क्या क्या हैं। सबसे पहले तो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और सेकंड हो सकता है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। मर्ज करने की बात हो रही है एक पार्ट में और सेकंड में परचेज करने की बात हो रही है। मर्जर में क्या होगा, मर्जर में जब दो चीज़ें मिल जाती हैं और उनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता तो इसे हम मर्जर बोलते हैं। परचेज क्या सिचुएशन है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है तो उसे हम परचेज बोलेंगे। तो अमलगमेशन दोनों तरह से हो सकता है, या तो इन नेचर ऑफ मर्जर होगा और या इन द नेचर ऑफ परचेज हो सकता है। तो इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, इन नेचर ऑफ मर्जर में कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का हमें देखना है कि कोई भी अमलगमेशन मर्जर की नेचर का है या नहीं है, तो सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ऑन अकाउंटिंग, ठीक है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसको डिफाइन किया गया है। अमलगमेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर हम मर्जर में अमलगमेशन की बात कर रहे हैं तो इन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। सबसे पहले क्या होगा, जब अमलगमेशन हो जाता है, all the assets and liabilities of the transferor company becomes the assets and liabilities of the transferee company। ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरर मतलब जो अमलगमेट हो रही है, और ट्रांसफरेरी जिसके साथ अमलगमेशन हो रहा है। तो ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी जब ट्रांसफररी कंपनी की हो जाती है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरेरी कंपनी बाय द वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन की वजह से जो लोग ट्रांसफरर कंपनी में शेयर होल्डर थे और जिनके पास ट्रांसफरर कंपनी की फेस वैल्यू का 90% की शेयर होल्डिंग उनके हाथों में थी, तो अगर वो ट्रांसफरेरी कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाते हैं तो ये भी एक कंडीशन है जो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। Business of the transferor company is intended to be carried on after the amalgamation of the transferee company। जब ट्रांसफरर कंपनी का अमलगमेशन होता है, ट्रांसफरेरी कंपनी में होता है, तो उस केस में ट्रांसफरर कंपनी का जो बिज़नेस है वो कैरी ऑन होना ज़रूरी है। अगर वो बिज़नेस कैरी ऑन नहीं होता है तो उसे हम अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं, मतलब बेसिकली 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज ओनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ट्रांसफरेरी कंपनी एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर। कि जो शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को पहले से परचेज किया हुआ है और जब अमलगमेशन होता है तो उनको फिर पेमेंट की जाती है, जो ट्रांसफरेरी कंपनी है वो पे करती है। तो पेमेंट हमेशा, वैसे तो मोस्टली केसेस में वो अपनी कंपनी के शेयर ही उनको दे देती हैं, लेकिन अगर शेयर देने के बाद भी उनका कोई पार्टिसिपेशन ट्रांसफरर कंपनी में बचता है और जिसको शेयर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो रिमेनिंग जो फ्रैक्शनल अमाउंट होती हैं तो उसको कैश में पे किया जाता है। सपोज अगर किसी पर्सन के पास किसी कंपनी के लाइक अगर ए कंपनी है, ए कंपनी के अगर 525 शेयर है और उनका जो शेयर था दैट वाज ऑफ 10 रुपीज़। अगर इसका मतलब उनके पास 5250 के शेयर थे और अगर बी कंपनी का शेयर सपोज अगर इसकी फेस वैल्यू 30 रुपीज़ की है तो उनको 30 के शेयर देने होंगे
उस केस में 5250 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 30 से डिवाइड करके अगर ये अमाउंट फ्रैक्शंस में आ जाती हैं, लाइक अगर पूरी अमाउंट हमारे लिए पे करना पॉसिबल है, लेकिन अगर डिवाइड करके कुछ अमाउंट, यहाँ तो बाई चांस सारी जो अमाउंट है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, लाइक अगर हम यहाँ पे 526 ले लेते हैं, ये 526 है, तो 526 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ये कुछ अमाउंट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 175 शेयर तो उसको दे दिए जाएंगे, तो बाकी जो पैसा बचेगा जिसको शेयर की फॉर्म में जिसको पे करना पॉसिबल होगा नहीं, तो वो जो फ्रैक्शनल अमाउंट है वो कैश की फॉर्म में पे कर दी जाती हैं। तो इस तरह से जो पेमेंट होती है, वैसे तो जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करके ही होता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल शेयर है कि आप उनको शेयर की फॉर्म में दे ही नहीं सकते हो, कंसिडरेशन पूरा होता नहीं है, तो उस केस में कैश की फॉर्म में पेमेंट की जाती हैं। लास्ट है, नो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी when they are incorporated in the financial statement of the transferee company। तो ट्रांसफरर कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उनको किसी भी तरह से उनकी बुक वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एज इट इज़ ट्रांसफरेरी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर उनको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ 5 कंडीशंस हैं। तो अगर ये पाँचों की पाँचों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है अमलगमेशन की प्रोसेस में, तो फिर वो उसको हम अमलगमेशन इस नेचर का हम मान के नहीं चलेंगे। तो फिर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस सिचुएशन को हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बोलते हैं। अगर पांचों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस सिचुएशन को हम अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मान के चलते हैं। एंड अमलगमेशन विल बी ट्रीटेड एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर उन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, इवन अ सिंगल कंडीशन, तो उसे हम अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इन पांचों कंडीशन के बेस पर ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले जो है मेन जो बेस है डिफरेंस का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर हम नेचर ऑफ परचेज की बात करें, देयर नो नीड टू बी ट्रांसफर फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो परचेज में इस तरह का ट्रांसफ़र नहीं होता है। सेकंड बेस है इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग, मतलब 90% होना ज़रूरी है। अगर हम नेचर ऑफ मर्जर की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरेरी कंपनी। लेकिन अगर हम परचेज की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरेरी कंपनी। परचेज कंसिडरेशन, नेचर ऑफ जो मर्जर होता है, परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर, ये मैंने आपको बताया ही है। और नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है कि सारा का सारा जो परचेज कंसिडरेशन है उसको शेयर की फॉर्म में देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आइडिया और जो वोडाफोन है तो इनका मर्जर हुआ है, ठीक है। अब ये नई एक कंपनी की फॉर्म में है। इसके बाद और क्या डिफरेंस के बेसिस हो सकते हैं, सेम बिजनेस मर्जर में क्या होगा, जो ट्रांसफर कंपनी का सेम बिजनेस है इट मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरेरी कंपनी। लेकिन नेचर ऑफ परचेज में इसका ऑपोजिट होता है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी नीड नॉट टू बी इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, नेचर ऑफ मर्जर में एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट where adjustment is required to ensure uniformity of the accounting policies। कि हमेशा क्या होता है, जो भी ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं जो बुक वैल्यू पर शो हुई हैं तो उनको एज इट इज़ ट्रांसफरेरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहां पर हम उन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, और वो केसेस अगर पॉलिसीज़ हम सिमिलर रखना चाहते हैं, अगर मतलब हम सेम लेवल पर लेकर आना चाहते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ उनमें एडजस्टमेंट की जा सकती हैं।
लेकिन नेचर ऑफ परचेज में जो एसेट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उनकी एग्जिस्टिंग कैरिड अमाउंट के ऊपर हम कर सकते हैं, और या फिर जो उनकी फेयर वैल्यूज़ हैं तो उन पर भी हम दिखा सकते हैं। मतलब अगर कोई वैल्यूज़ रिवाइज हुई हैं तो उन वैल्यू पर भी हम एसेट लाइबिलिटीज़ को शो कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिस। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। मर्जर में क्या होगा, जितने भी रिजर्व होते हैं उनको ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट के ऊपर उनको शो किया जाता है। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ परचेज की बात करें, सिर्फ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं उन्हीं को ही एग्जिस्टिंग कैरिड अमाउंट पर शो किया जाता है, अदरवाइज और रिजर्व को हम शो नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बैलेंस ऑफ P&L ऑफ ट्रांसफरर। तो मर्जर में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफरेरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में ही मर्ज कर देते हैं, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस होगा उसी में मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन परचेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।